नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज से पूरे देश में छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई। देश भर में जहां जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां व्रत करने वाली महिलाओं ने नदियों में डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया। लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली है। यमुना में जहां भैंसें नहा रही थी, वहीं व्रत करने वाली महिलाएं भी डुबकी लगाने को मजबूर थी। तस्वीरें देखकर दुख हुआ। यमुना में डिफॉर्मर का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन झाग खत्म नहीं हुआ। झाग के बीच महिलाओं ने डुबकी लगाई। इसके बाद कालिंदी कुंज घाट पर छठ का पर्व मनाने पर रोक लगा दी गई। अब सवाल है कि आखिर डिफॉर्मर यमुना के पॉल्यूशन के आगे बेअसर क्यों हो गया? पब्लिक ने पूछा, जब दिल्ली में यमुना के किनारे सारे घाटों पर छठ का पर्व मनाने की आजादी है, जब सरकार खुद छठ मनाने की तैयारी करवा रही है, तो फिर कालिंदी कुंज में एनजीटी के आदेश का हवाला देकर पाबंदी क्यों लगाई गई? लेकिन बात सिर्फ छठ पूजा की डुबकी की नहीं है। छठ पूजा के मौके पर तो यमुना की गंदगी को लेकर हर साल सियासत होती है। यमुना के जहरीले पानी और झाग की तस्वीरें सामने आती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह, आखिर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना साफ क्यों नहीं हो पा रही? दिल्ली में आकर यमुना नाले में तब्दील क्यों हो जाती है? यमुना को जहरीला कौन बनाता है, कैसे बनाता है? हमने इसकी तहकीकात की, मामले के तह में जाने की कोशिश की। गंदगी का सोर्स आपको बताऊं, इससे पहले यह देखना जरूरी है कि यह बीमारी कितनी गंभीर है, यमुना का हाल कितना बुरा है। सफाई की तमाम कोशिशों के बाद भी यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। यमुना में गंदगी और झाग पर किसी का बस नहीं चला। आज सुबह सुबह यमुना के गंदे पानी, काले पानी के झाग में बड़े बड़े पैच तैर रहे थे। क्योंकि आज नहाए खाए के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत होनी थी, इसलिए व्रत करने वाली महिलाएं सुबह सुबह यमुना के किनारे पहुंची। मजबूरी में गंदे पानी में उतरी, उसी में डुबकी लगाई और यही गंदा पानी घर को शुद्ध करने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए घर लेकर गई। अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। जिस जगह पर यमुना में झाग के बीच महिलाएं डुबकी लगा रही थी, उससे थोड़ी दूर यमुना के झाग में भैंसें नहा रही थी। यमुना में रोज इसी तरह भैंसें नहाती हैं कि आज के दिन जब छठ की शुरुआत होनी है, पूजा होनी है, कम से कम उस दिन तो भैंसों को पानी में जाने से रोका जा सकता था। लेकिन अफसरों ने, कर्मचारियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे यमुना के इस घाट पर इंसानों के जाने पर पाबंदी लगा दी। ये तस्वीरें कालिंदी कुंज की हैं। प्रशासन ने एनजीटी के आदेश का हवाला देकर कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे छठ मनाने पर रोक लगा दी। आदेश जारी कर दिया कि यमुना में पूजा सामग्री और फूल नहीं डाले जा सकते, इसलिए कालिंदी कुंज में छठ पूजा नहीं होगी। व्रतियों के लिए दूसरे घाटों का इंतजाम किया जाएगा। इस बात को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों का कहना था कि छठ उनका बड़ा त्योहार है, वो परंपरा के पालन के लिए यमुना के गंदे पानी में भी डुबकी लगवाने को तैयार है, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? अगर एनजीटी का आदेश है तो फिर हर घाट पर यह आदेश लागू क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ कालिंदी कुंज में ही क्यों? हम लोग ये हो गंदे पानी मिल जाए पूजा करने के लिए, फिर भी सही रहेगा। ये भी तो छठ के लिए सच्ची यहाँ पर घाट पर पूजा नहीं करने के लिए अपने अपने घर करो। बताओ, साल भर का त्योहार है, इंसान साल भर का त्योहार तो एक बार तो आते हैं ना ये पर्व, और इसीलिए घर में मनाने के लिए बोल रहे हैं। पुलिस वाला बार बार मना कर रहे हैं। या कि ये महाभगवान का पर्व है तो नहाना पड़ेगा। गंदा रही और बढ़िया रहे तो नहाना तो पड़ेगा। हम लोग तो भगवान के, ठाकुर जी के मानते हैं, तो गंगा जी रहे या ऐसी रहे तो नहाना पड़ेगा। हम लोग तो सफर के आए हैं दूर से नहाने के लिए पूजा। अब क्या करें, गंदगी है तो अब सूरज भगवान के मानते हैं, वो हमारा तो यही सबसे बड़ा त्योहार है। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए, करवाना चाहिए। इतना अगर हमसे आप पूछ रहे हैं कि अच्छा से घाट बना है, नहीं आप देख ही रहे हैं आग से कैसे हो रही है। नहीं, मुझे जमुना जी का तो कोई नहीं व्यवस्था दिखाई दे रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं केजरीवाल से यही कि जितना जल्दी हो सके कि इसको सफाई कर दे। हम लोग का बहुत बड़ा ये त्योहार है, हम लोग मानते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। आज कालिंदी कुंज में हालत ये थी
कि छठ पूजा के लिए लोग यमुना के घाट पर आ रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोग उन्हें वापस जाने को कह रहे थे। अचानक पूजा पर पाबंदी के आदेश से छठ पूजा समितियां भी नाराज हैं। छठ पूजा समितियों का कहना है कि पहले इसी जगह मूर्तियों का विसर्जन होता है, तब एनजीटी का आदेश कहां गया था? छठ पर रोक लगाकर पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बार बार जो ऊपर से अधिकारियों का आदेश आ रहा है कि हमें एनजीटी ने रोक लगाई है। मैं ये कहता हूँ वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक रोक लगाना, हर जगह रोक लगाओ, खाली कालिंदी कुंज पर रोक क्यों लगाई जा रही है? क्या यार नेतागिरी करने के चक्कर में ही हो रहा है ये? जो कल कुछ नेता आए थे यहाँ पे, तो उसके चक्कर में हमें परेशान किया जा रहा है। ना घर के हैं ना घाट के हैं, कोई सही ढंग से बता नहीं रहे हैं। तहसीलदार आए रात को, वो कह रहे हम तुम्हारे को घाट बना के देंगे। क्या मैं पूछता हूँ दिल्ली सरकार से कि क्या 2 दिन के अंदर जो है घाट बना के दे देंगे? ये अगर घाट 2 दिन में बना के देंगे तो पब्लिक तैयारी कैसे करेगी? और यहाँ पब्लिक जो आती है ये दिल्ली के एनसीआर एरिया से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं। उनके रात को रहने की व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था होती है, टेंट लगते हैं, बिस्तरा दिया जाता है, मगर यहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे पूर्वांचल वालों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ये रोक लगानी थी। दुर्गा मूर्ति विसर्जन, काली मूर्ति विसर्जन, विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन करना चाहिए। इसमें तो जो लोग पूर्वांचल के लोग अपना प्रसाद लेके आते हैं, वही प्रसाद वापस लेके जाते हैं। गंदगी तो जमुना में करते ही नहीं है। मैं तो एनजीटी से और दिल्ली सरकार से भी आग्रह करूंगा कि छठ पूजा बनाने का आदेश दिया जाए। खाली अगर कुछ रह जाता है, जो गेंदे के फूल की मालाएं होती हैं वो रहती हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, उससे बड़ी खाद होती है और दूषित पानी साफ हो जाता है। कालिंदी कुंज में यमुना में छठ की पूजा पर पाबंदी लगाने के लिए दूसरा पक्ष जानने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। घाटों को नोटिफाई एनजीटी के आदेशों के आधार पर किया जाता है। देखिए, दिल्ली सरकार हर साल छठ घाटों को जो है नोटिफाई करती है। उसके अंदर कुछ एनजीटी के ऑर्डर्स आते हैं और एनजीटी के ऑर्डर्स की वजह से कई बार कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। जो भी छठ घाट नोटिफाइड हैं उनके ऊपर जो है छठ पूजा मनाई जाएगी। हम अपने विधायकों को कह रहे हैं कि हमारे विधायक साथी जितने भी छठ घाट उनकी विधानसभाओं के अंदर हैं, उनकी लिस्ट वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपनी क्षेत्र की जनता तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो और किसी भी तरीके का जो है लोगों को परेशानी ना हो। वैसे आम लोगों की नाराजगी वाजिब है, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए छठ साल का महापर्व होता है। अगर कालिंदी कुंज में छठ पूजा नहीं हो सकती तो पहले से इसकी जानकारी दी जा सकती थी, पहले से दूसरे इंतजाम के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता था। ऐन वक्त पर घाट पर पूजा की पाबंदी से लोग परेशान हुए, ये लाजमी है। एक सवाल यह भी है कि अगर कालिंदी कुंज में पूजा नहीं होनी थी, लोगों को डुबकी लगाने की परमिशन नहीं थी, तो फिर कालिंदी कुंज में डीफॉर्मर का छिड़काव क्यों किया जा रहा था? आज सुबह भी डीफॉर्मर का छिड़काव किया गया, इसको लेकर भी विवाद हुआ। असल में दिल्ली सरकार के अफसर सुबह सुबह कालिंदी कुंज के पास यमुना में डीफॉर्मर का छिड़काव कर रहे थे। बीजेपी के एमपी प्रवेश वर्मा को जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंच गए और सरकारी कर्मचारियों से उलझ गए। प्रवेश वर्मा का कहना था कि पॉल्यूशन की वजह से यमुना का पानी पहले ही जहरीला हो चुका है, अब दिल्ली सरकार केमिकल स्प्रे करवाकर उसे और जहरीला बना रही है। इसी बात को लेकर प्रवेश वर्मा की दिल्ली जल बोर्ड के अफसर से तीखी बहस हुई। प्रवेश वर्मा ने इस अफसर को खरी खरी सुनाई। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको सर पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट्स, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल,
यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये घाट डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में ना, यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। उनका इस तरह का व्यवहार शालीनता से बिल्कुल अलग था। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, बीजेपी नेताओं पर काम में बाधा डालने और दिल्ली सरकार के अफसरों से बदसलूकी का इल्जाम लगाया। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रवेश वर्मा को सफाई देनी पड़ी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा हो तो किसी को भी गुस्सा आएगा, उन्हें भी आ गया, इसमें गलत क्या है? अफसर जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें पब्लिक सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अगर सरकार किसी अधिकारी को ये कहे कि आप उसमें पानी के अंदर में जहर मिला दें और अधिकारी ये कहे कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे आदेश आया है तो मैं तो मिलाऊंगा, तो ये बात कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने उसको ये बोला कि आप इसे रोक दीजिए, वो नहीं माना। वहाँ पे केमिकल का छिड़काव होता रहा। मैं भी सांसद हूँ, वो एक सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं? क्यों नहीं मैं उसे मना करूंगा? अगर वो नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और मैंने उसको बोला अगर आपको लग रहा है हानिकारक नहीं है तो आप इसको मैं आपके ऊपर में टेस्ट करके देखता हूं, और मेरे पास में क्या हल था। प्रवेश वर्मा जिस अफसर पर बरसे वो दिल्ली जल बोर्ड में ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर संजय शर्मा हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने उनसे बात की। संजय शर्मा ने बताया कि सिलिकॉन डिफॉर्मर नाम के जिस केमिकल को यमुना में झाग खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इस केमिकल से स्किन डिजीज या दूसरा कोई नुकसान हो सकता है। हमने विभिन्न केमिकल्स के ऊपर वर्क किया और ये पाया कि भाई कौन सा केमिकल है जो मोस्ट सुटेबल हो सकता है। हमने यूएस एफडीए को भी उसमें स्टडी किया कि यूएस एफडीए डिफॉर्मर्स के बारे में क्या कहता है। उस टाइम पर हमको कुछ केमिकल्स मिले, हमने उनको टेस्ट किया, उनके आफ्टर रिजल्ट्स को देखा, पहले के रिजल्ट्स को देखा, उसके इफेक्ट को देखा। देन वी डिसाइडेड कि हम पॉलीऑक्सीप्रोपिलीन ग्रुप के केमिकल में जाएंगे। और ये जो केमिकल है ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिफॉर्मर। पूरी दुनिया के अंदर ये केमिकल इस्तेमाल होता है। देखिए केमिकल्स की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस का डिफरेंट रिएक्शन होता है। अभी जो हम इस केमिकल को डाल रहे हैं वो 1:100 के रेशो में डाल रहे हैं, यानी 1 लीटर केमिकल को हम 100 लीटर पानी के साथ में डाइल्यूट कर रहे हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि अगर वो जरा सा भी जहरीला होता तो वो रिवर की डिजोल्व ऑक्सीजन को खा रहा होता। रिवर की डिजोल्व ऑक्सीजन लगातार बढ़ रही है। आज से 15 अक्टूबर को जब हमने किया था तो 3.97 थी, अभी 4.5 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है रिवर के डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, इसलिए ये टॉक्सिक नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के अफसर को प्रवेश वर्मा ने जिस तरह डांटा उस पर दिल्ली सरकार ने कड़ा एतराज जताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक सांसद ने अफसर के साथ जो सलूक किया वो गलत था। मैंने सांसद महोदय का वो वीडियो भी देखा, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता किसी भी सांसद को इस तरह से किसी अधिकारी के साथ बात करना। लोग छठ करने से रोक रहे हैं लोगों को, क्या दिल्ली सरकार नहीं चाहती यमुना क्या बात कर रहे हैं? छठ दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजा था। मुद्दा कोई भी हो, विषय कितना भी गंभीर हो, सरकारी अफसरों से इस तरह बात करना, उनका अपमान करना
किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रवेश वर्मा को शिकायत थी, उन्हें प्रॉपर तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो असली मुद्दा पीछे रह जाता है। असली मसला तो यह है कि यमुना इतनी गंदी क्यों है, केमिकल के जरिए यमुना की गंदगी को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या वजह है कि यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो साफ होती है और दिल्ली की सीमा में घुसते ही यमुना गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। आज हमारे संवाददाताओं ने इस असली मुद्दे की पड़ताल की, एक्सपर्ट से बात की। यमुना दिल्ली में 26 किलोमीटर तक करीब साफ रहती है, लेकिन जैसे ही वजीराबाद पहुंचती है तो यमुना के पानी का रंग बदलने लगता है। वजीराबाद के बाद यह पानी मटमैला हो जाता है। वजीराबाद में नजफगढ़ नाला यमुना में गिरता है और फिर कैसे सिर्फ 200 मीटर के सफर में यमुना के पानी का रंग बदलता है, यह आप गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट देखकर समझ जाएंगे। यमुना के पानी की गुणवत्ता जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है तो किस तरीके की होती है और उसके बाद जब दिल्ली में बहती जाती है तब कैसी होती है, इसी का कंपैरिजन अब हम आपको आज दिखाएंगे। हम इस वक्त यमुना के घाट पर मौजूद है। वजीराबाद के में बिल्कुल ये घाट है जहां पर यमुना एंटर करती है और अब हम आपको पानी में बोतल में पानी भर के दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यमुना का जो पानी है वो अभी कैसा है यहाँ से और उसके बाद आगे कैसा है। ये गोताखोर है एक, इनसे हम कहेंगे कि भैया ये पानी भरिए इस बॉटल में। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल बीच में से ये पानी हमें भर के दिया है। ये पूरा नेक तक पानी भरा हुआ है, पूरी बोतल ऊपर तक भरी हुई है और जब हम इसे देख रहे हैं तो हल्की फुल्की आपको प्रदूषण दिखाई देगा, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर पानी जब यमुनोत्री से निकलती है सिर्फ तभी होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मिट्टी या फिर अलग अलग तरीके के जो प्रदूषक है वो मिलते जाते हैं, तो हल्का सा पानी का जो क्वालिटी है वो चेंज होने लगती है। लेकिन जब दिल्ली में एंटर कर रही है तब भी इतनी साफ यमुना है। सोचिए इतनी साफ यमुना का हाल जब दिल्ली में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में यमुना बहती है तो किस तरीके का हो जाता है। अब हमने आपको ये सैंपल दिखाया, इस सैंपल के जरिए आपको अब हम कंपैरिजन दिखाएंगे कि जब नाले यमुना में मिलने शुरू होते हैं तब यमुना का हाल किस तरीके से हो जाता है। कि जो पानी हमने इस गोताखोर से मंगवाया इस जगह का वो किस तरीके का है। वो ये पानी है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वो ग्लास में हमने पानी मंगवाया और इसका रंग आपको आप देखें कितना काला रंग है, किस तरीके से ये पूरा गंदा पानी हो रखा है। अब ये पानी जो मैंने यमुना के साफ पानी से बीचों बीच से लिया था जहां से यमुना एंटर करती है, अब उस पानी का आप देखिए कंपैरिजन देखिए। ये बिल्कुल साफ पानी आपको इस ग्लास में पोर करती हुई मैं दिखाई दे रही हूँ। अब आप इन दोनों पानी का अंतर देखिए कि ये पानी और उसके बाद हमने ये सैंपल लिया है जो कि बिल्कुल सिर्फ जिस जगह से हमने सैंपल लिया वहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर जब हमने दूसरा सैंपल लिया तो किस तरीके से 200-300 मीटर में ही यमुना का स्वरूप पूरी तरह बदल गया, यमुना का रंग, उसकी स्वच्छता पूरी तरह बदल गई। ये पानी जो हमने यमुना जहां से एंटर होती है वहां से लिया और उसके लगभग 200-300 मीटर आगे से जब हमने ये सैंपल लिया तो यमुना का बदला हुआ रंग, किस तरीके से उसमें गंदगी आ जा रही है, वो सारी चीजें आपको साफ दिखाई देंगी। और ये पूरे कैमरा पर आपको हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। अब ये तो आपने देख लिया कि एक नाले का पानी यमुना के पानी को कितना प्रदूषित कर देता है, उसके रंग को कैसे काला कर देता है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऐसे 12 नाले यमुना में गिरते हैं। 1307 किलोमीटर लंबी यमुना में 76%, 76% पॉल्यूशन दिल्ली के सिर्फ 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में हो जाता है। ये पॉल्यूशन इन नालों की वजह से हो रहा है। इनमें से भी 3 नजफगढ़ ड्रेन, शाहदरा ड्रेन और बालापुला ड्रेन, ये बड़े बड़े नाले हैं जो यमुना को पॉल्यूट करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन यमुना को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा है। सबसे जहरीला नाला है नजफगढ़ ड्रेन, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और वहां से निकला पानी इस नाले से आता है। गुरुग्राम तक से अनट्रीटेड वाटर नजफगढ़ ड्रेन में आता है और नजफगढ़ ड्रेन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नाले में कुल 38 छोटे बड़े नाले गिरते हैं। और फिर वजीराबाद इलाके में नजफगढ़ ड्रेन का गंदा पानी यमुना में मिल जाता है। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद उस जगह पर गए जहां यह नाला यमुना में मिलता है। यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि नजफगढ़ नाला पहाड़ी नदी की तरह तेज धार के साथ बहता है। ऐसा लगता है कि वजीराबाद के आगे यमुना में सिर्फ
नजफगढ़ नाले का पानी है। नजफगढ़ झील से लेकर यमुना तक 51 किलोमीटर का ये ड्रेनेज, जिसमें मिलते हैं कुल मिला के 38 नाले, पालम ड्रेनेज से लेकर वजीराबाद ड्रेनेज तक प्रदूषित यमुना को ठीक करने का काम किया जा रहा है। ये नजफगढ़ ड्रेन है, काला और बदबूदार होने के साथ साथ पूरी तरह से ये प्रदूषित है। हालांकि सीवेज प्लांट जरूर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये है तस्वीर यमुना नदी की, पूरी तरह से प्रदूषित हो रखी है और पानी पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि विशेषज्ञों की बात माने तो इस पानी को छुएंगे तो आपको चर्म रोग भी हो सकते हैं, इसीलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो काला पानी आप देख रहे थे, रोज इसी तरह का करीब 327 करोड़ लीटर नालों का गंदा पानी नालों से आता है। इसमें से 218 करोड़ लीटर पानी ट्रीट होकर यमुना में जाता है। बाकी करीब 109 करोड़ लीटर गंदा पानी यमुना में रोज मिलता है। फिर यमुना साफ कैसे होगी? अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या दिल्ली वाले इसी गंदी यमुना का पानी पीते हैं? जवाब यह है कि पानी तो यमुना का ही पीते हैं, लेकिन वो गंदा नहीं होता। यमुना जब वजीराबाद में पहुंचती है, उससे पहले सोनीपत और दिल्ली के बीच यमुना 26 किलोमीटर का सफर दिल्ली में तय कर चुकी होती है। इस 26 किलोमीटर में यमुना काफी साफ है। नजफगढ़ नाले के यमुना में मिलने से पहले ही दिल्ली वालों के लिए पीने का पानी यमुना से निकाल लिया जाता है। जब यमुना नदी हरियाणा के यमुना नगर में पहुंचती है, उस वक्त तक इसका पानी कितना साफ होता है, कितना निर्मल होता है, शायद दिल्ली वाले इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमारे संवाददाता पुनी परिंजा ने यमुना नगर से यमुना नदी के बीच में बैठकर रिपोर्ट भेजी है। आप कल कल बहती यमुना का पानी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा ये वही यमुना है जो आप दिल्ली में रोज देखते हैं। दिल्ली में गंदे नाले के समान दिखाई देने वाली यमुना नगर में कितनी साफ है, इसका पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल ठंडा पानी और साफ सुथरा पानी यहाँ पर आपको यमुना में मिलेगा। और शायद दिल्ली वालों को यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से महज 200 किलोमीटर दूर जाते ही यमुना जो है वो गंदे नाले में तब्दील हो जाती है और यहाँ का जो पानी है बिल्कुल साफ सुथरा जो है पानी है। कल कल बहती यहाँ पर यमुना नदी जो है उसकी आप ध्वनि भी यहाँ पर सुन सकते हैं। एकदम जो उसकी बूंदें हैं वो हीरे के समान यहाँ पर चमक रही हैं। और दिल्ली में कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही। कई वायदे हुए, वो वायदे जो थे वो फाइलों में गुम हो गए, धूल फांकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यमुना नगर की है। यमुना जितनी यमुना नगर में साफ है, उतनी दिल्ली में भी हो सकती है। बस इच्छा शक्ति चाहिए और लोगों का सपोर्ट चाहिए। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने का काम 1993 में शुरू हुआ था। करीब 30 साल होने वाले हैं, लेकिन यमुना साफ होने के बजाय मैली और जहरीली होती जा रही है। डीडीए के फॉर्मर कमिश्नर और 2021 में दिल्ली के मास्टर प्लान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले AK जैन का कहना है कि अब यमुना वजीराबाद से पहले भी प्रदूषित होने लगी है। वहां भी गैर कानूनी कॉलोनियां, फैक्ट्रियां और बैंक्वेट हॉल खुल गए हैं। सबकी गंदगी यमुना में जाती है और इसे रोकने के लिए सरकार में विल पावर नहीं है। दिल्ली में यमुना के क्लीनिंग का सिलसिला शुरू हुआ था 1993 में और 3000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं 93 से लेके 2017 तक और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आपने ठीक कहा। तो जो दिल्ली में अप्रोच रहा है इसका, एक तो ये डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो हम रिवर यमुना की बात करते हैं, बड़ी गलतफहमी की केवल 22 किलोमीटर है। 22 नहीं 48 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर है वजीराबाद से लेकर ओखला तक, जो कि काफ़ी पॉल्यूटेड है। उसके ऊपर 26 किलोमीटर और है जो कि सोनीपत की बॉर्डर से लेके वजीराबाद तक है। और वहाँ पर भी बहुत अनऑथराइज कॉलोनीज बन रही हैं, वहाँ पे अनऑथराइज इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बैंकेट हॉल बन गए हैं और तरह तरह से पॉल्यूशन हो रहा है और उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार की निगाह में यमुना 22 किलोमीटर ही है। तो जो एक ओवरऑल मास्टर प्लान बनना चाहिए रिवर यमुना का, उसमें इसकी किसकी कोई जिक्र नहीं करता। जैन साहब की बात सही है, न तो कोई प्लानिंग है और न सरकार में यमुना की सफाई को लेकर इच्छा शक्ति है।
पैसा पानी की तरह बह रहा है और यमुना गंदी होती जा रही है। अगर सरकार में नदी को साफ करने की विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो फिर क्या हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ साल पहले तक अहमदाबाद में साबरमती नदी का भी यही हाल था, लेकिन अब साबरमती के घाट बिल्कुल साफ है, पानी बिल्कुल स्वच्छ है। दिल्ली में यमुना तो फिर वैसे भी पानी आता है इसमें, साबरमती में तो पानी भी ना के बराबर था। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया और 2018 में साबरमती नदी अपने पुराने स्वरूप में लौट आई। इस वक्त साबरमती के किनारे भी छठ की तैयारियां चल रही हैं, घाटों को साफ किया जा रहा है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद में पूर्वांचल के लोग सिर्फ 3% हैं, लेकिन छठ के लिए साबरमती के किनारे इंतजाम परमानेंट है। हर साल साबरमती के तट पर छठ का पर्व भव्य रूप में मनाया जाता है। अहमदाबाद में इंदिरा ब्रिज के नीचे बने छठ पूजा घाट में देखिए किस तरह से छठ पूजा की तैयारियों के लिए इस घाट की सफाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये घाट जो है स्पेशली छठ पूजा के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत इस छठ पूजा घाट को बनाया गया, क्योंकि साल भर इसका और कोई उपयोग होता नहीं है, इसमें काई जम जाती है, इसलिए अभी छठ पूजा से पहले इसे साफ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा कॉरपोरेशन के अधिकारियों की टीम मौजूद है और तमाम जो सक्शन की मशीनें हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, बॉबर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये बॉबर्स जो हैं वो नीचे से पूरा काई जो है उसको साफ़ कर देते हैं और इसके बाद इसमें बाकायदा वहाँ जो होल बने हुए हैं उसमें से नदी का पानी जो है वो इसमें छोड़ा जाएगा, साफ़ पानी, और उस पानी में लोग छठ पूजा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि दिल्ली से इसे कंपेयर करें, कोई प्रयास वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से इतने सालों में किए नहीं गए। और यहाँ जहाँ की बिहार की जो आबादी है दिल्ली के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मार्जिनल आबादी है। बिहार की आबादी दिल्ली में करीब 30% होगी और यहाँ अहमदाबाद जैसे शहर में मात्र 3%, 2-3% बिहारी पॉपुलेशन होगी और उसके लिए भी आप देख सकते हैं इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से जो छठ पूजा है उसके आयोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। अहमदाबाद में साबरमती साफ हो गई, लेकिन दिल्ली में यमुना साफ नहीं हुई। वजह यह है कि नालों का पानी यमुना में जाने से रोका नहीं जाएगा, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। कुछ साल पहले तक साबरमती नदी में भी करीब 50 छोटे बड़े नालों से गंदगी आती थी, लेकिन अब एक भी नाले का पानी सीधे साबरमती में नहीं जाता। साबरमती के दोनों किनारों पर डक्ट लाइन डाली गई है और सभी 50 नालों को इस डक्ट लाइन से जोड़ दिया गया है। अब ड्रेनेज लाइन से आने वाला ये सारा गंदा पानी डक्ट लाइन में जाता है और फिर ये डक्ट लाइन जासपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खुलती है। नालों का पानी ट्रीट होने के बाद साबरमती में गिरता है, इससे नदी साफ रहती है और पानी भी रिसाइकल हो जाता है। साबरमती नदी में करीब 50 से ज़्यादा आउटलेट थे इस पूरे स्ट्रेच में, जहाँ पे रिवर फ्रंट का ये जो डेवलप किया गया रिवर फ्रंट को, इस पूरे स्ट्रेच में करीब 50 आउटलेट थे जहाँ से सीवरेज का पानी जो है वो साबरमती नदी में आता था। या वैसे तो पानी आता ही नहीं था, लेकिन जब इसमें पानी भरा गया नर्मदा का, तब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उन आउटलेट्स को बंद किया गया। और आपको बता दें कि नदी के दोनों किनारों पे, जैसे जिसके ईस्टर्न किनारे पे जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस किनारे के नीचे एक डक्ट लाइन जा रही है और इसी तरह से जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न किनारा है, उस पर भी एक डक्ट लाइन जा रही है। करीब 15 किलोमीटर लंबी डक्ट लाइन दोनों तरफ लगाई गई है और इन डक्ट लाइन को जोड़ दिया गया शहर की तमाम सीवरेज लाइन्स से। इसलिए जो भी पानी आता है वो डक्ट लाइन में आता है और इस डक्ट लाइन से शहर के बाहर जासपुर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीधा ये पानी जाता है। अब वो पानी जो है नदी में नहीं आता है, यानी जो ड्रेनेज का जो पोल्यूशन जो होता था वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। कोई केमिकल लाइन जो है वो यहाँ पे नहीं आती है। इस वजह से जो नदी है वो पूरे साल साफ रहती है। अब ये बात तो सही है कि दिल्ली में यमुना में 12 नालों की गंदगी गिरती है, तो फिर इसकी सफाई कैसे हो सकती है?
लेकिन अहमदाबाद की साबरमती में तो 50 नालों की गंदगी गिरती थी, वो कैसे साफ हो गई? अगर साबरमती साफ हो सकती है तो यमुना साफ क्यों नहीं हो सकती? असल में पिछले 30 साल में यमुना की सफाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सब पानी में चला गया क्योंकि प्लानिंग ठीक से नहीं की गई, सिर्फ दिखावे के लिए कदम उठाए गए। हर 5 साल में यह वादा किया गया कि यमुना की सफाई अगले 5 साल में हो जाएगी। अगर दिल्ली में वही काम किया गया होता जो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अहमदाबाद में किया, तो यमुना की सफाई हो चुकी होती। दिल्ली वालों को भी घूमने के लिए रिवर फ्रंट मिल गया होता। लेकिन यमुना की सफाई आज भी सियासत का इश्यू बनी हुई है। आज भी छठ के मौके पर दिल्ली में रहने वाली महिलाएं गंदे पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का फोकस आजकल गुजरात पर ज्यादा है। केजरीवाल गुजरात जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे भी करते हैं। आज गुजरात के पंचमहल इलाके में केजरीवाल ने एक ऐसा दावा किया जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट कहती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी 90 से 93 सीटों पर जीत रही है। केजरीवाल ने लोगों से कहा, सरकार तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी, लेकिन अभी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, सीटों की संख्या को 150 तक लेकर जाना है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो गुजरात के हर परिवार को हर महीने कम से कम 27,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्या होगा इस बार गुजरात में, क्या होगा चुनाव में? तो केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में, उसका नाम है आईबी। सुना है आईबी का नाम? आईबी एजेंसी भेजी है, पता करके आओ गुजरात में क्या माहौल है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह आईबी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है सरकार तो बन रही है लेकिन अभी थोड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 92-93 सीट आ रही है, 90-92-93 सीट आ रही है। अब आपको काम करना पड़ेगा, एक जोर से धक्का मारो, 150 पार होनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। यह मानना पड़ेगा कि दावे करने में, प्रचार प्रसार में और भाषणबाजी में केजरीवाल का जवाब नहीं। दावा कर रहे हैं कि मोदी की सरकार ने सर्वे कराया, आईबी ने सर्वे कराया और रिपोर्ट केजरीवाल को सौंप दी। केजरीवाल भी गजब करते हैं और हर चुनाव में करते हैं। गोवा में भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था। उत्तराखंड में तो कार्यकर्ताओं से सरकार बनाने की तैयारी करने को कह दिया था। अब गुजरात में भी वही फॉर्मूला अपना रहे हैं। गुजरात में उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाने वालों को अपने साथ ले लिया है, इसलिए सोशल मीडिया में उनका शोर काफी सुनाई देता है। लेकिन ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स का कहना है कि उनका ज्यादा असर नहीं है और उसकी एक वजह यह है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को लोग इतना मानते हैं कि वहां की जनता किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहती। मोदी ने 13 साल चीफ मिनिस्टर के तौर पर और 8 साल प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के लिए इतना काम किया है कि वहां के लोग किसी विकल्प की जरूरत ही नहीं समझते। एक जमाने में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प हुआ करती थी। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक गांव-गांव में हैं, गली-गली में हैं, लेकिन उन्हें साथ जोड़कर उनमें जोश भरने वाला कोई नहीं है। गुजरात में कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि चुनाव यहां है तो राहुल गांधी वहां क्यों है? जरूरत पश्चिम में है, वो दक्षिण में क्यों है? इस हालात में कांग्रेस चुनाव कैसे जीतेगी? केजरीवाल इसी वैक्यूम का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। केजरीवाल आज जिस वक्त गुजरात में कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में राज्यों के होम मिनिस्टर्स के साथ इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस रिफॉर्म पर बात कर रहे थे और उन्होंने काफी काम की बातें कही। हरियाणा में अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी। 2 दिन की इस मीटिंग को चिंतन शिविर का नाम दिया गया है।
इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के मसले पर यूपी की कानून व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ सख्त पॉलिसी की इस मीटिंग में खूब तारीफ हुई। योगी मॉडल की चर्चा सबने की, लेकिन इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बात कही। उन्होंने देश की पुलिस को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने के लिए कई सुझाव दिए। पुलिस वालों की परेशानियों की बात की। मोदी ने कहा कि पुलिस की कमियां तो हर कोई निकालता है, लेकिन पुलिस वालों की मुश्किलात कोई नहीं देखता। पुलिस वालों की मुश्किलों को दूर करने की जरूरत है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर इन पर ध्यान दिया जाएगा तो पुलिस चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, सिस्टम चाक चौबंद हो जाएगा। और इसके लिए आज मोदी ने कई सुझाव दिए। कहा कि पुलिस के पास सबसे पुरानी और खटारा गाड़ियां होती हैं। इन गाड़ियों से पुलिस लेटेस्ट कारों से भाग रहे अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? इसलिए जरूरी है कि पुलिस वालों को नई गाड़ियां मुहैया करवाई जाएं। एक और मेरे विषय है आपका, मैं चाहता हूं सभी राज्य के पुलिस और भारत का पुलिस जो हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं उसका स्टडी कीजिए, और आपके जितने पुराने व्हीकल हैं एक बार उनको स्क्रैप करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। पुलिस के पास व्हीकल पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ विषय है। उससे कारण दो फायदे होंगे। जो स्क्रैपिंग की बिजनेस में आने वाले लोग हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई फलाने राज्य में 2000 व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए। चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूं रिसाइकल का, सर्कुलर इकोनॉमी का काम हो जाएगा। और हम अगर 2000 व्हीकल वहां जाए तो जो नए व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी आ जाएगी कि भाई आप अगर 2000 व्हीकल हमारे साथ लेते हैं तो हम रेट इतना कम करेंगे, हम क्वालिटी में आपको जो चाहिए करके देंगे। इतना बढ़िया पैकेज बन सकता है जी। सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक व्हीकल आ सकते हैं। हम उस पर सोचें, और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर खुद बुलाएं ऐसे जो स्क्रैपिंग की दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं। उनको कहीं भी हम चलो जमीन देते हैं आपको, आप एक स्क्रैपिंग के लिए यूनिट, रिसाइकल के यूनिट लगा दीजिए, हम पहले पुलिस वाले व्हीकल दे देंगे आपको, हम पुलिस के लिए नए व्हीकल ले लेंगे। ये बहुत जरूरी है जी। प्रधानमंत्री ने पुलिस की गाड़ियां बदलने की जो सलाह दी, ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्या होता है इसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पटना की खबर दिखाई थी, जब अपराधियों को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी ने रास्ते में धोखा दे दिया था, बंद हो गई थी। पुलिस वालों को अपनी गाड़ी को धक्का देना पड़ गया। लोगों ने इसका मजाक बना दिया। पुलिस वाले बहाने बनाने लगे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसे धक्का दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का ये कोई अकेला मामला नहीं है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। इसलिए पुलिस को नए जमाने के व्हीकल देना, तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां देना बहुत जरूरी है। ऐसी परेशानियां दूर करने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने पुलिस वालों को नई गाड़ियां देने का सुझाव दिया और इसके दोहरे फायदे बताए। इसके बाद मोदी ने कहा कि पुलिस कर्मी दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनके रहने ठहरने का सही इंतजाम नहीं होता। मोदी ने कहा कि बड़े शहरों में अक्सर पुलिस वाले घर की प्रॉब्लम से जूझते हैं। उनका थाना कहीं दूर होता है और घर कई किलोमीटर दूर। ऐसे में पुलिस वालों का काफी वक्त घर से थाने आने जाने में खर्च हो जाता है। पुलिसिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता। मोदी ने कहा कि बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी थाने बनाने पर विचार होना चाहिए, जहां बिल्डिंग के निचले हिस्से में पुलिस स्टेशन हो और उसके ऊपर फ्लैट में पुलिस वालों के रहने का इंतजाम हो जाए। कि भी हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या। नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। तो पुलिस को आज शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर घर मिलता है, उसको आने जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। हम जमीन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं, उस कॉर्पोरेशन से बात कर सकते हैं, जरा उसको हाई राइज के लिए भी फायदा हुआ, और ऊपर भी हम सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्था ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्था ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी स्टैंड एलोन एक छोटा पुलिस थाना है, उसके बजाय आधुनिक पुलिस थाना भी बन जाएगा और उसी के ऊपर 20-25 मंजिला मकान बनकर के रहने के लिए घरों की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जरूर मानता हूं बड़े शहर में 25-50 थाने तो ऐसे जरूर मिल सकते हैं कि जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना है। ये बात सही है कि पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी घरों की बहुत कमी है। आज पुलिस वालों को रहने के लिए जो जगह मिलती है उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छे सरकारी घरों की जरूरत तो है। मोदी ने एक और सुझाव दिया, कहा कि वक्त के साथ पुलिस के सिस्टम और ट्रेनिंग को बदलने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस को लेटेस्ट हथियारों से लैस करने के साथ साथ हाईटेक भी बनाना होगा। मोदी ने कहा कि देश में 5G सर्विस रोल आउट हो चुकी है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए पुलिस वालों को भी नई तकनीक सीखनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर को स्मार्ट बनाना होगा। अब देखिए हम 5G के युग में घुस गए हैं, तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। नए हथियार, मॉडर्न वेपन क्यों जरूरी हैं, इसका भी एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं। यूपी के संभल में एक अपराधी से एनकाउंटर के दौरान पुलिस वालों की पिस्टल जाम हो गई। अपराधी लगातार फायरिंग कर रहा था, उसके पास ऑटोमेटिक वेपन थे। मुकाबले के लिए पुलिस वाले मुंह से ही ठाए ठाए की आवाज निकालने लगे। रात की बात बस इतनी थी कि बदमाश के पास गोलियां खत्म हो गई। पुलिस वाले उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो गए। पुलिस की इस तरह की तस्वीरें देखकर कई बार लोग हंसते हैं, लेकिन मामला हंसने का नहीं, अफसोस करने का है। आज जब क्रिमिनल्स के पास बड़े मॉडर्न हथियार हैं, मशीन गन्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, तो पुलिस वालों के पास ऐसी पिस्टल्स और राइफल्स क्यों हो जो ऑपरेशन की भी धोखा दे जाएं? इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने पुलिस रिफॉर्म्स की इस लेवल पर बात की, पुलिस सिस्टम को मॉडर्न बनाने की सलाह दी, राज्यों को बताया कि वो इसके लिए फंड कहां से ला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक और सलाह दी, कहा जैसे 1 नेशन 1 वोटर कार्ड, 1 राशन कार्ड है, वैसे ही 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आज हर राज्य में पुलिस की अपनी अलग वर्दी होती है। दिल्ली पुलिस की अलग वर्दी है, तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पुलिस अलग तरह की वर्दी पहनती हैं। तमिलनाडु पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है। मोदी ने कहा कि पुलिस सिस्टम को मॉडर्न बनाने के साथ साथ यूनिफॉर्म के सुधार के बारे में भी राज्यों को सोचना चाहिए। जैसे आज देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, 1 नेशन 1 ग्रिड बना है, 1 नेशन 1 साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है।
हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। असम में पुलिस को आधुनिक बनाने के साथ साथ, मॉडर्न बनाने के साथ साथ पुलिस के काम करने के तरीकों को बदलने की भी जरूरत है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे थाने के आधे पुलिस वाले अपराधियों को अदालत में पेशी के लिए लाने ले जाने में लगे रहते हैं। अगर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश किया जाए तो संसाधन भी बचेंगे और सुरक्षा में कोताही की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें थाने के पुलिस वालों पर ही अपराधों की जांच की जिम्मेदारी भी होती है, उन्हीं पर अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी होती है, जबकि जांच करने वाली यूनिट अलग होनी चाहिए और क्राइम कंट्रोल के लिए यूनिट अलग होनी चाहिए। दोनों की ट्रेनिंग के तरीके भी अलग होने चाहिए, तब पुलिस की एफिशिएंसी और बढ़ेगी। और यह बात सही है कि हर राज्य की पुलिस अलग अलग है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स तो एक जैसी हैं, सबकी चुनौतियां तो एक जैसी हैं, इससे सॉल्यूशन भी एक जैसे होने चाहिए। पुलिस के पास तेज रफ्तार गाड़ियां हो, हाईटेक सिस्टम हो, मॉडर्न वेपन हो, पुलिस की यूनिफॉर्म एक जैसी हो। नरेंद्र मोदी ये सारे सुझाव बहुत काम के हैं, लेकिन पुलिस राज्य सरकारों के कंट्रोल में है, मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होती है। सब इसे पूरी तरह अपने हाथ में रखते हैं और पुलिस का पूरा पूरा इस्तेमाल भी करते हैं, ये बात सब जानते हैं। बीजेपी के शासन वाले प्रदेश भले ही नरेंद्र मोदी की बात मान लें, लेकिन ममता, नीतीश, केसीआर जैसे लीडर इन सुधारों को इंप्लीमेंट करेंगे, ये काफी मुश्किल लगता है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि ये सुझाव मोदी की तरफ से आए हैं और ईगो इतनी ज्यादा है कि वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देंगे। कई मुख्यमंत्रियों ने तो आज की मीटिंग भी अटेंड नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस एक ऐसी संस्था है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ी है। हमारे देश में आज भी लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस को अपना दोस्त नहीं समझते। सबसे पहले इस डर की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि ज्यादातर राज्यों के पास पुलिस की भारी कमी है। पुलिस फोर्स पर हमेशा काम का जबरदस्त प्रेशर रहता है। इसे दूर करने के लिए पुलिस में भर्ती के प्रोसेस में बदलाव जरूरी है। और तीसरी बात यह कि दिन रात मेहनत करने वाले, त्योहारों पर घर से दूर ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए रहने के लिए अच्छे घर नहीं है। जो घर उन्हें मिले हैं वो बुरी हालत में है। इस व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है और यह तभी होगा जब सारे राज्य मिलकर काम करेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की असेंबली की मेंबरशिप रद्द हो गई। अब आजम खां रामपुर शहर सीट से विधायक नहीं रहे। असल में हेट स्पीच केस में रामपुर की अदालत ने आजम खां को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। नियम यह है कि अगर किसी विधायक को किसी केस में 3 साल की सजा हो जाए तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। इसी नियम के तहत विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने आज आजम खां की मेंबरशिप रद्द कर दी। इससे पहले 2017 में आजम खां के बेटे अब्दुल आजम भी स्वार टांडा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 2020 में उनकी विधानसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी। आजम खान ने लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देकर असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ तो उनका कैंडिडेट हार गया। अब विधानसभा की सीट भी चली गई। आने वाले दिन आजम खान के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। आज पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार और फौज को खुला चैलेंज दिया है। इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान किया। इमरान अपने सपोर्टर्स के साथ लाहौर से निकल पड़े हैं।
पाकिस्तान की सरकार और फौज ने इमरान को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद के बाहर 13,000 पुलिस वालों के साथ फौज को भी तैनात कर दिया गया है। आईएसआई चीफ मीडिया के सामने आकर इमरान खान को मुंह बंद रखने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन इमरान खान अब भी जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो आईएसआई चीफ मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इमरान खान ने कहा है कि वो किसी से डरेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी का फरमान नहीं मानेंगे। इमरान का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले सारे सपोर्टर्स को कसम खिलाई गई, समर्थकों से वादा लिया गया कि वो इस जिहाद में आखिरी दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे। अपने सपोर्टर से कुर्बानी की कसम लेने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की ताकतवर फौज को ललकारा। इमरान ने कहा कि उनके सीने में बहुत से जनरलों के राज दफन हैं। अगर उन्होंने मुंह खोला तो पाकिस्तानी फौज की जड़ें हिल जाएंगी। कल पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आईएसआई के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आईएसआई के चीफ जनरल नदीम अंजुम पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने इमरान खान को धमकी दी थी कि वो फौज के बारे में अनाप शनाप बयान देने से बाज आए। आज इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में आईएसआई चीफ को जवाब दिया। कहा कि डीजी आईएसआई कान खोल कर सुन लें कि वो किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो, कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। डीजी आईएसआई इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। डीजी आईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं। डीजी आईएसआई साहब, जब हम तनकीद करते हैं हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आईएसआई चीफ ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इमरान खान इतने भड़क गए। आईएसआई के चीफ जनरल नदीम अंजुम ने मुल्क के लिए पहले पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियां गिनाई और इसके बाद बताया कि इमरान खान रात के अंधेरे में फौजी जनरल से चुपके चुपके मुलाकात करते हैं और दिन में आवाम के सामने आर्मी चीफ को गालियां देते हैं।
अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना है तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। पाकिस्तान के लोग भी आईएसआई चीफ को कैमरे पर देखकर चौंक गए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत किस लेवल पर उतर आई है यह भी साफ हो गया। आईएसआई चीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे की पोल खोलने की धमकी खुलेआम दे रहे हैं। आईएसआई चीफ कह रहे थे कि इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का लालच दिया था। आज इमरान खान ने कहा कि वो आर्मी के जनरल्स के राज खोल देंगे, फौज की जड़ें हिला देंगे। और मजे की बात है कि इस चक्कर में दोनों तरफ से हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है। एक कहता है देखो हिंदुस्तान की फौज कितनी डिसिप्लिन्ड है, तो दूसरा कहता है देखो हिंदुस्तान के हुक्मरान कितने समझदार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।